बेसिकली इमेजिंग होता क्या है? इमेजिंग का मतलब ये होता है कि हम आपकी अ, जो शरीर है उसके अंदर का हिस्सा ताकि हम ठीक से देख पाएँ, बिना किसी इन्वेसिव टेस्ट यूज़ किए, यानी बिना ऑपरेशन किए या बिना कोई सुई डाले, जस्ट आपके एक बॉडी की अंदर की तस्वीर हम ले पाएँ, इसे कहते हैं बॉडी इमेजिंग। तो ये बॉडी इमेजिंग अलग-अलग प्रकार की होती है। तो पहली बात, हमें बॉडी इमेजिंग करना क्यों है कैंसर में? तो जब भी कोई कैंसर का पेशेंट आता है, तो पहले तो सबसे पहली बार जब आता है, तो पहले तो पता नहीं होता है कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं है। सबसे पहले पेशेंट हमारे पास आएगा कि कहेगा कि हमें बहुत खाँसी है, बलगम में खून आ रहा है, साँस लेने में दिक्कत है या छाती में दर्द हो रहा है और हम दवाई ले रहे हैं, फिर भी खाँसी ठीक नहीं हो रही है। तो ये लंग कैंसर के कॉमन जो कहते हैं कॉमन सिम्पटम्स होते हैं। तो इस टाइम पे जब पेशेंट हमारे पास पहली बार आता है, तो हमें पता नहीं होता है कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं है। हो सकता है ये सारे जो सिम्पटम्स है, ये सारे सिम्पटम्स लंग इन्फेक्शन में भी देखे जाते हैं कभी-कभी। कभी-कभी ये ट्यूबरकुलोसिस जो जिसे टीबी कहते हैं, उसमें भी देखे जाते हैं। तो इमेजिंग का काम ये होता है कि हमें सबसे पहले बताए कि क्या ये पेशेंट को पहली बात तो कैंसर जैसा कुछ है या नहीं है। ये इमेजिंग का पहला काम होता है। दूसरा काम होता है हमें, अगर पेशेंट को कुछ और है जैसे निमोनिया है या टीबी है, तो हमें ये बता दें ताकि हम ये इन पेशेंट्स को जो उनके डॉक्टर्स हैं उनके पास भेज दें ताकि वो उनकी ट्रीटमेंट कर दें। तीसरी चीज़ जो इमेजिंग हमें बताता है वो ये है कि अ, हमारे अगर इमेजिंग कहता है कि ये कुछ कैंसर जैसा लग रहा है, तो हमें इमेजिंग ये भी बताती है कि ये कैंसर आपके लंग के कौन से हिस्से में है। क्या ये लेफ्ट साइड में है, क्या ये राइट साइड में है, ऊपर वाले भाग में है, नीचे वाले भाग में है। एक बार हमें ये पता चल जाता है, तो फिर हमें एक जगह मिल जाती है, जहाँ से हम एक छोटा टुकड़ा निकाल के उसे देख पाएँ माइक्रोस्कोप के अंदर, ताकि हमें पता चले कि ये कौन से प्रकार का कैंसर है। ये भी इमेजिंग का और एक काम होता है कि हमारे पूरे शरीर का एक सर्वे लिया जाए, ताकि हमें ये पता चले कि ये कैंसर जो है, क्या वो सिर्फ़ एक जगह है या कहीं और बाकी जगह फैल गया है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में स्टेजिंग के नाम से कहते हैं। तो स्टेजिंग करना ये इमेजिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं इम्पोर्टेंट काम है। ये होने के बाद इमेजिंग यहाँ भी ज़रूरी होता है कि जब पेशेंट कैंसर हमें पता चल गया है, अब इसको हमने ट्रीटमेंट कर चुके हैं। जैसे आप कुछ पेशेंट्स को पता होगा कि जैसे कुछ कैंसर में हम डायरेक्टली ऑपरेट नहीं करते या डायरेक्ट रेडिएशन भी नहीं देते, पहले कीमोथेरेपी दी जाती है या उसके बाद कीमोथेरेपी दी जाती है। तो इमेजिंग का ये भी काम होता है, ये देखने के लिए कि कीमोथेरेपी देने के बाद क्या ये कम हुआ है? या ये क्या इसकी ग्रोथ रुक गई है या ये पूरा चला गया है? तो इसे कहते हैं रिस्पॉन्स असेसमेंट। तो इमेजिंग का ये भी काम होता है, ये देखने के लिए कि रिस्पॉन्स आया है कि नहीं आया है। और जो सबसे आखिरी चीज़ है वो ये कि जो पेशेंट्स है जिनको लंग कैंसर पहले हम ट्रीट कर दिया है, अब पेशेंट हमारे पास फ़ॉलो-अप पे है। तो कुछ-कुछ अरसे में हम इमेजिंग करते रहते हैं इन पेशेंट्स का, ये देखने के लिए कि कहीं ये कैंसर वापस तो नहीं आया है। तो ये सारी चीज़ें होती है जिसके लिए इमेजिंग की जाती है और जिसके लिए इमेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है लंग कैंसर। तो हम अब तो बेसिकली तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या-क्या इमेजिंग अवेलेबल है। तो अलग-अलग टाइप के जो इमेजिंग्स हमारे पास अवेलेबल है वो है, पहले तो एक्स-रे, फिर होता है सीटी स्कैन, फिर होता है पेट सीटी स्कैन, फिर होता है एमआरआई और बोन स्कैन। और इसके अलावा कुछ चुनिंदा केसेस में हमें सोनोग्राफी की भी मदद लेनी पड़ती है। तो अब हम एक-एक देखेंगे कि एक-एक इमेजिंग मोडालिटी उसका कब इस्तेमाल करना है हमें या कब की जाती है और अ, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान। तो सबसे पहली बार जब पेशेंट हमारे पास आता है, तो पेशेंट को खाँसी होती है या साँस लेने में तकलीफ़ होती है या छाती में दर्द दे रहा होता है। तो सबसे पहले जब ये पेशेंट आता है, तो इन पेशेंट्स में हमें ये पता नहीं होता है कि पेशेंट को सच में लंग कैंसर है या नहीं। हो सकता है ये पेशेंट को टीबी हो सकता है ये पेशेंट को निमोनिया हो। तो पेशेंट ये सारे कंप्लेंट्स लेके
जाता है जनरल फिजिशियन के पास। अब जनरल फिजिशियन पहले पेशेंट की पूरी तपासनी करता है, उनसे उनके पूरे सिम्टम्स के बारे में जानता है कि ये कब चालू हुआ, क्या क्या था, ये कैसे बढ़ा। फिर ये तपासनी की जाती है, फिर कुछ ब्लड टेस्ट के लिए कहा जाता है। और साथ ही साथ जनरल फिजिशियन जो होता है वो आपको ये कहता है कि आप एक एक्सरे करा लीजिए। तो एक्सरे का यहाँ पे एक्सरे का काम ये होता है कि हमें एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट मिल जाए और एक जनरल आइडिया मिल जाए कि हम किस चीज से डील कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक्सरे इस सिचुएशन में हमको ये बता देता है कि क्या कुछ लंग कैंसर सा होने वाली चीज है यहाँ पे, या टीबी ऐसा लग रहा है, ये नॉर्मल निमोनिया या लंग इन्फेक्शन ही है। तो यहाँ पे एक बार ये हमें पता चल जाए तो जनरल फिजिशियन जो होता है वो फिर आपको हायर सेंटर पे रेफर कर सकता है कि ये अब लंग कैंसर जैसा लग रहा है, तो आप एक बड़े लंग कैंसर एक्सपर्ट से जाके मिलिए या बड़े हॉस्पिटल में जाइए, वहां पे आपका आगे का इलाज होगा। अगर उसको लगता है कि ये टीबी जैसा है तो वो आपको चेस्ट फिजिशियन के पास रेफर कर देगा और वो आपकी ट्रीटमेंट करेगा। अगर ये नॉर्मल निमोनिया जैसा है तो वो आपको वहीं पे ट्रीटमेंट के लिए आपकी ट्रीटमेंट करेगा। तो बेसिकली एक्सरे का ये काम होता है कि हमें एक जनरल आइडिया दे और हमें फर्स्ट पिक्चर दे कि हम किस चीज से डील कर रहे हैं यहाँ पे। एक्सरे इसके अलावा एक्सरे हमें ये भी बताता है कि अगर छाती में पानी वानी भर जाए तो ये भी एक्सरे पे दिख जाता है। और जैसे कि कोई पेशेंट्स आते हैं कि हमें बहुत सांस लेने में तकलीफ होती है, तो इन पेशेंट्स में कभी कभी ऐसा होता है कि छाती में पानी भर जाता है। तो अगर ये पानी बहुत ज्यादा भर गया हो तो ये एक्सरे में दिख जाता है और वहीं पे जनरल फिजिशियन जो है वो आपका सुई डाल के या ट्यूब डाल के वो पानी निकाल लेगा ताकि जान को खतरा ना हो आगे। तो बेसिकली एक्सरे का यही किस चीज से डील कर रहे हैं। एक्सरे हमको लंग कैंसर के बारे में भी बताएगा, पर जो जानकारी हमें एक्सरे से मिलती है वो काफी लिमिटेड होती है। अ, तो हमें एक्सरे में अगर आशंका आती है कि लंग कैंसर है तो हमें आगे कुछ और इमेजिंग टेस्ट करनी पड़ेगी, जिससे हमें बेहतर पता चलेगा कि ये इस ट्यूमर का क्या स्टेज है और इसके बारे में बाकी चीजें जो पता चलेगी। तो ये हो गया एक्सरे। अब हम आते हैं अगली इमेजिंग जिसे कहते हाँ डॉक्टर यस, एक बार प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। एक्चुअली बहुत डिस्टरबेंस हो रहा था, इसके लिए मैंने बाकी सभी लोगों को म्यूट पे कर दिया है प्लीज। हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है? यस यस ओके। तो ये हो गया एक्सरे के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अगले इमेजिंग पे जिसे कहते हैं सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन जो होता है ये एक्सरे से काफी अलग होता है। एक्सरे में हमें 2D इमेज मिलती है जिसे 2 डायमेंशनल कहते हैं। ये सिर्फ आगे पीछे या ऊपर नीचे के बारे में बताता है। पर जब हम सीटी स्कैन करते हैं तो हमें एक पूरे बॉडी की 3D तस्वीर मिलती है, जिससे कि आपको के बारे तो सारे पेशेंट्स का सीटी स्कैन कैसे होता है ये तो पता ही है कि पेशेंट को एक बेड पे लेटना पड़ता है, वो बेड मशीन के अंदर जाता है, जो एक गोल होता है उधर जाके फिर बाहर आता है। सीटी स्कैन का काम होता है हमें ट्यूमर के बारे में बताए कि ये जो ट्यूमर है इसका साइज कितना है, ये लंग के कौन से हिस्से में है, ये इसके क्या ये इसने आसपास की जो बाकी ऑर्गन्स है या बाकी लंग का टिश्यू है, जो चेस्ट का टिश्यू है, या आसपास की आर्टरीज या आसपास की जो सांस लेने की नलिका है, खाने पीने की जो नलिका है, या जो हमारा दिल है, क्या ये उसके आसपास पूरा फैला है नहीं फैला है या कितना दूर है उन सब चीजों से। तो ये काम होता है सीटी स्कैन का। साथ में सीटी स्कैन हमें ये भी बताता है कि हमारे फेफड़े में पानी वगैरह तो नहीं भर गया है, या अ, 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 क्या हमारा क्या वो एक फेफड़े को छोड़ के दूसरे फेफड़े में भी तो नहीं फैल गया है। ये सब भी हमें सीटी स्कैन बताता है। तो सीटी स्कैन आमतौर पे हमारे छाती का और पेट का एक साथ किया जाता है। तो छाती में अगर जो कैंसर है अगर वो फैल गया है तो हमें छाती पे ये
छाती के अंदर जितना फैला है और छाती के अलावा जो पेट में है, क्या लिवर में या एड्रेनल में अगर वो फैला है तो ये भी हमें सीटी स्कैन बता देता है। तो सीटी स्कैन आमतौर पर एक दवाई देके किया जाता है जिसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो ये कॉन्ट्रास्ट की जो दवाई होती है ये आपके नस में एक सुई लगाई जाती है और इस सुई से ये मशीन द्वारा आपको दी जाती है। तो ये कॉन्ट्रास्ट आमतौर पे 80 से 100 ml तक दिया जाता है और इसके कॉन्ट्रास्ट देने के तुरंत बाद सीटी स्कैन चालू हो जाता है। तो कॉन्ट्रास्ट का ये जो दवाई होती है इसमें आयोडीन होता है। तो कॉन्ट्रास्ट का काम ये होता है कि हमें सीटी स्कैन से जो तस्वीर मिल रही है उसको और बेहतर दिखाए। तो कॉन्ट्रास्ट जब हमारे शरीर के अंदर जाता है और उसके बाद हम सीटी स्कैन लेते हैं तो इससे सीटी स्कैन की तस्वीर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो इसलिए कॉन्ट्रास्ट यूज किया जाता है ताकि हम ट्यूमर को अच्छे से देख पाए, छोटी छोटी बारीकियां देख पाए ट्यूमर में, या अगर ट्यूमर के अलावा छोटे छोटे घाव कहीं और फैले हैं वो हमें कॉन्ट्रास्ट के माध्यम से अच्छे से दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए कॉन्ट्रास्ट यूज किया जाता है। तो ये सीटी स्कैन इसके अलावा हमें ये भी बताता है कि क्या हमारा कैंसर सिर्फ हमारा लंग को छोड़ के जो हमारी छाती के अंदर ग्रंथियां होती है जिन्हें लिम्फ नोड कहते हैं, क्या ये उसमें फैल गया है, इसके बारे में भी हमें कुछ जानकारी सीटी स्कैन दे सकता है। तो ये हो गया हमारे सीटी स्कैन की बात। इसके बाद हम आते हैं पेट स्कैन पे, जिसे आमतौर पे पेट सीटी कहा जाता है। तो पेट सीटी जो ये है इसमें दो चीजें होती है, एक होता है पेट स्कैन और एक होता है सीटी स्कैन। तो ये दोनों एक साथ होता है। तो इसमें अब जब भी पेशेंट का पेट सीटी करते हैं तो इसमें साथ ही साथ सीटी तो होता ही होता है पेशेंट का, जो सीटी मैंने अभी बात किया वही सीटी कॉन्ट्रास्ट के साथ। तो पेट और इसके अलावा जो होता है वो होता है पेट स्कैन। तो पेट स्कैन जैसे कभी हम बहुत बार पेशेंट आते हैं हमारे पास ये बोल के कि हमें तो लंग की बीमारी है, हमारा पेट का स्कैन क्यों किया जा रहा है। तो मैं यहाँ बता दूं कि ये इसका सिर्फ नाम पेट स्कैन है, इसका हमारे खाने पीने वाले पेट से कोई संबंध नहीं होता है। ये हमारे बॉडी के इमेजिंग के लिए होता है। तो जो पेट स्कैन बेसिकली इसका लॉजिक ये है कि जो हमारा होता है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा होता है, फैल रहा होता है, वो नए नए कैंसर सेल प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो ये सब करने के लिए कैंसर को बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ये ऊर्जा कैंसर को मिलती है, कैंसर सेल को ये ऊर्जा मिलती है ग्लूकोज के माध्यम से। तो कैंसर सेल हमारे शरीर का ग्लूकोज यूज करके फैलता रहता है, बड़ा होता रहता है, मल्टीप्लाई होता रहता है। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसी तकनीक है जिससे हम ये माप पाए कि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया ऐसे हैं जहाँ पे ग्लूकोज बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो अगर हम ऐसे कुछ माप पाए तो हम ये पता कर सकते हैं कि कैंसर सिर्फ पहली जगह छोड़ के कहीं और फैला तो नहीं है। तो हम पेट स्कैन में यही करते हैं, हम एक ग्लूकोज लेते हैं और उसको एक केमिकल पदार्थ के साथ लेबल कर देते हैं जिसे कहते हैं फ्लोरीन 18। तो ये फ्लोरीन होता है और फिर ये जो पूरा ग्लूकोज होता है ये पेशेंट को इंजेक्शन के माध्यम से दे दिया जाता है। ये फ्लोरीन 18 ग्लूकोज कैंसर सेल उठाता है और इसे यूज करने लगता है। तो जहां जहां बॉडी में कैंसर है वहां वहां ये जो हमने दवाई दी है फ्लोरीन 18 ग्लूकोज की वो वहां जमा हो जाती है। ये जो फ्लोरीन 18 होता है ये हल्के हल्के माध्यम में हल्के हल्के अमाउंट्स में ऊर्जा छोड़ते रहता है और ये जो ऊर्जा निकलती है रेडिएशन की ये पेट स्कैनर डिटेक्ट करता है। तो इससे हमें पेट स्कैन में ये पता चल जाता है कि शरीर में कहाँ कहाँ कैंसर के सेल्स फैले हुए हैं, क्योंकि ये सारे कैंसर के सेल्स हमारे जो नॉर्मल शरीर है उससे करीब 10 से 50 गुना ज्यादा ग्लूकोज एक टाइम पे लेते हैं। तो इस पेट स्कैन द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ शरीर में ज्यादा प्रमाण में ग्लूकोज यूज हो रहा है। और इसके साथ साथ हम पेशेंट का सीटी स्कैन तो करते ही हैं, तो हमें पेट स्कैन में दो तस्वीरें मिलती है। एक तस्वीर मिलती है बॉडी के पूरे ग्लूकोज कि कहाँ कहाँ
हमारे बॉडी में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और फिर सीटी स्कैन की, और तीसरी तस्वीर होती है जहाँ पे स्कैन की तस्वीर और स्कैन की तस्वीर चिपका दी जाती है एक दूसरे के ऊपर। तो हमें पेट स्कैन से दोनों जानकारियां मिलती है। एक तो जानकारी ये मिलती है कि जो सीटी स्कैन की जानकारी होती है, जिसमें हमें ट्यूमर के आसपास का ट्यूमर स्ट्रक्चर और जो आसपास की चीजें हैं उस सब का एक तस्वीर मिलती है। और दूसरी तस्वीर हमें मिलती है कि ये इस ट्यूमर का ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म किस प्रकार का है, ये किस प्रकार से ग्लूकोज ले रहा है, क्या ये ज्यादा ले रहा है, क्या ये कम ले रहा है, या इसके अलावा ये कहाँ कहाँ फैला है, इसके सेल कहाँ कहाँ फैल चुके हैं। तो इस वजह से क्योंकि हमें पेट स्कैन में दो तस्वीरें मिल रही है, एक ग्लूकोज की और एक सीटी की, इसलिए ये एक बेहतर तकनीक हो जाती है कैंसर देखने के लिए। तो ये जो तो इसमें हमें और हाँ, आमतौर पे जो सीटी स्कैन होता है वो छाती का और का किया जाता है। जब पेट स्कैन होता है तो वो पूरे शरीर का होता है, वो आपके मस्तिष्क से लेके घुटनों तक किया जाता है। तो जब आपका पूरा स्कैन तो ये एक पेट सीटी के माध्यम से आपको एक ही स्कैन के द्वारा आपके सिर से लेके घुटने तक आपका सीटी स्कैन भी होता है और साथ में पेट स्कैन होता है। तो इसमें आपकी ज्यादातर बॉडी कवर हो जाती है, और ये स्टेजिंग के लिए फिर एक अच्छा माध्यम हो जाता है, क्योंकि फिर इसके लिए आपको अलग से एक सीटी स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक सीटी स्कैन इसके अंदर ही आ जाता है। तो अगर आप एक पेट सीटी स्कैन करा रहे हैं तो आपको अलग से सीटी स्कैन करने की जरूरत नहीं होती है। तो हमें पेट स्कैन हमें प्राइमरी ट्यूमर के बारे में भी बताता है, जो मेन ट्यूमर है। दूसरा, हमें पेट स्कैन इसके बारे में भी बताता है कि छाती के अंदर जो ग्रंथियां हैं क्या ये वहां पे फैल गया है। तीसरा चीज हमें पेट स्कैन ये भी बताता है कि अगर ये हमारे छाती के बाहर बाकी के कोई ऑर्गन्स में, जैसे कि हमारे लिवर में फैल गया है क्या, हमारे पेट में फैल गया है क्या, हड्डियों में फैल गया है क्या, ये सब के बारे में भी हमें पेट स्कैन बता देता है। एक जो कभी कभी होता है कि कभी कभी लंग कैंसर में ऐसा होता है कि लंग कैंसर तो होता है और उसके आसपास का जो नॉर्मल लंग होता है वो श्रिंक हो जाता है, या कोलैप्स जिसे कहते हैं, कोलैप्स कर जाता है। तो इस सिचुएशन में या इसमें दिक्कत ये होती है कि सीटी स्कैन पे समझ में नहीं आता है कि कौन आपका कैंसर कहाँ चालू हो रहा है और सिकुड़ा हुआ लंग कहाँ पे है। तो इस सिचुएशन में सीटी स्कैन में दिक्कत होती है कि समझ में नहीं आता है कि हमें जो सैंपल लेना है वो कहाँ से लेना है, या कैंसर कहाँ है और सिकुड़ा हुआ लंग कहाँ पे है। तो इस केस में भी पेट सीटी बहुत फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि पेट सीटी में आपके पास सीटी के साथ जो ग्लूकोज ग्लूकोज के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी होती है। तो इसमें आपको पेट स्कैन एक क्लियर एक इमेज में दिखा देगा कि नहीं, ये यहाँ पे कैंसर है और यहाँ पे बाकी का नॉर्मल लंग है। तो इससे जो आपको जहाँ से सैंपल लेना है या बाकी प्लानिंग करनी है वो बहुत आसान हो जाती है। इसके अलावा पेट स्कैन का ये भी होता है कि कुछ पेशेंट होते हैं जिनका ऑपरेशन नहीं किया जाता है, जिनको रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। तो रेडिएशन थेरेपी के डॉक्टर के लिए भी पेट स्कैन का तस्वीर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये लोग जो अपनी रेडिएशन की प्लानिंग करते हैं ये पेट स्कैन के इमेज द्वारा की जाती है। क्योंकि पेट स्कैन सीटी स्कैन से अगर आप देखे जाए तो सीटी स्कैन में ट्यूमर आपको थोड़ा बड़ा दिखता है या कभी छोटा दिखता है। तो कभी कभी जब रेडिएशन प्लानिंग सिर्फ सीटी स्कैन द्वारा की जाती है तो ये एक चांस होता है कि जो आसपास का नॉर्मल लंग है आपका उसको ज्यादा रेडिएशन चला जाए। तो अ, तो ये कोशिश की जाती है कि आपका नॉर्मल लंग को कम से कम रेडिएशन जाए और ट्यूमर को ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन जाना चाहिए। तो इसके लिए पेट स्कैन बहुत फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि वो हमें दोनों तस्वीरों से ये अच्छे से दिखा देता है कि ट्यूमर कहाँ तक फैला हुआ है और कितना हम नॉर्मल लंग को बचा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन डोज ट्यूमर तक ताकि पहुंच पाए। इसके अलावा पेट स्कैन का ये एक और रेडिएशन में फायदा ये होता है कि जब पेशेंट को रेडिएशन दिया जाता है
मान लीजिए कि एक पेशेंट को लंग कैंसर है और वो उसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, तो हम इसको रेडिएशन दे रहे हैं। तो पेशेंट को जब हमने रेडिएशन दे दिया, उसके बाद ऐसा तो नहीं होता है कि जो पूरा का पूरा जो ट्यूमर का मास था वो पूरा चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये ट्यूमर का मास अ, हो सकता है कि पूरा भी चला जाए, पर ज़्यादातर केसेज़ में ये सिर्फ़ मरता है। तो सीटी स्कैन में ये देखना या ये बता पाना बहुत मुश्किल होता है कि ये एक ज़िंदा कैंसर है या ये कैंसर मर चुका है। तो यहाँ पे पेट स्कैन की बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जो कैंसर रेडिएशन देके मर चुका है, वो अब ग्लूकोज़ नहीं ले पाता, क्योंकि अब कैंसर मर चुका है। तो पेट स्कैन में ये एक बहुत आसानी से पता चल जाता है कि ये अब कैंसर ज़िंदा बचा है या नहीं बचा है। क्योंकि सीटी स्कैन में तो आपको जो पहले ट्यूमर इतना था वो भी अब इतना ही दिख रहा होगा, बट फ़र्क ये होगा कि ये पहले ज़िंदा ट्यूमर था, अब ये मरा हुआ ट्यूमर है। तो सीटी स्कैन में ये देखना या ये बता पाना बहुत मुश्किल होता है कि ये बचा हुआ जो ट्यूमर है, क्या ये ज़िंदा है या मर गया है। तो ये पेट स्कैन द्वारा ये बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि अब ये ग्लूकोज़ पहले ले रहा था, अब ये ग्लूकोज़ नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब रेडिएशन काम कर गया है और अब हम आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा रेडिएशन में पेट स्कैन का ये भी महत्व होता है कि अ, कभी-कभी रेडिएशन देने के बाद अ, इतने ट्यूमर में मान लीजिए इतना ट्यूमर था पहले, अब रेडिएशन देने के बाद सिर्फ़ इतना जो हिस्सा है ट्यूमर का वो उसमें थोड़ा-सा कैंसर बच गया है। तो ये रेडिएशन देने के बाद अगर कैंसर के अंदर थोड़ा ट्यूमर बचा है, नहीं बचा है, कुछ ज़िंदा है, नहीं है, वो देखने के लिए भी पेट स्कैन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर रेडिएशन देने के बाद भी कैंसर बच जाता है थोड़ा, तो पेशेंट को आगे वापस कीमोथेरेपी या अ वापस री-रेडिएशन के लिए प्लान किया जा सकता है। इसके अलावा वापस जब भी पेशेंट को अगर पेशेंट हुआ था, तो इस पेशेंट का तो ऑपरेशन नहीं हो सकता, ना रेडिएशन दिया जा सकता है, तो इन पेशेंट्स को कीमोथेरेपी दी जाती है। तो कीमोथेरेपी देने के पहले भी पेट स्कैन किया जाता है, अ, ये जानने के लिए कि कीमोथेरेपी देने के पहले ये कैंसर कितना ग्लूकोज़ अंदर ले रहा था और इस कैंसर साइज़ कितना था। तो ये हमें दोनों मिल जाता है इससे। सीटी स्कैन हमें साइज़ वगैरह के बारे में बता देता है और कि हमारा कैंसर ग्लूकोज़ कितना ले रहा है, ये हमें पेट स्कैन बता देता है। फिर पेशेंट को कीमोथेरेपी की साइकल्स दी जाती है और फिर पेशेंट हमारे पास वापस आता है। हम इसका वापस पेट स्कैन करते हैं यही देखने के लिए कि ये कीमोथेरेपी काम किया है या नहीं किया है। अब कीमोथेरेपी काम किया है या नहीं किया है, ये पता हमें इससे चलता है कि या तो हमारा जो कैंसर है वो छोटा हो जाता है, ये एक चीज़ हो सकती है, या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि कैंसर छोटा नहीं हुआ है, लेकिन जो इसका पहले जो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़ ये ले रहा था, अब ये बिल्कुल ग्लूकोज़ नहीं ले रहा है। तो ये भी एक तरीका होता है ये बताने के लिए कि आपका कीमोथेरेपी काम कर रही है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ़ सीटी स्कैन करते हैं, तो हो सकता है कि सीटी स्कैन में पहले जो 5 सेंटीमीटर का ट्यूमर था, वो अभी भी 5 सेंटीमीटर का है। तो इससे हमें ये नहीं बता सकते हम कि ये कीमोथेरेपी काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर आप पेट स्कैन करते हैं और इसमें भले ट्यूमर का साइज़ उतना ही है या ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अगर ट्यूमर का ग्लूकोज़ लेने की क्षमता बिल्कुल चली गई है या कम हो गई है, तो इसका इसका ये मतलब होता है कि कीमोथेरेपी आपकी काम कर रही है और आप आगे भी ले सकते हैं। तो ये बेसिकली होता है पेट स्कैन का काम। और क्योंकि पेट स्कैन में साथ ही आपको एक कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड सीटी स्कैन मिल जाता है, तो एक आपका एडिशनल इन्वेस्टिगेशन बच जाता है। अ, हाँ, और पेट स्कैन का एक और फ़ायदा ये होता है कि करीब 10 से 20% केसेज़ में ऐसा होता है कि हम सीटी स्कैन, बोन स्कैन करते हैं और पता चलता है कि आपका ट्यूमर एक ही जगह है और पेशेंट को सर्जरी के लिए प्लान कर दिया जाता है। बट जब पेट स्कैन किया जाता है तो पता चलता है कि आपके ये कैंसर छोड़ के भी आपके कोई एक बाहर, आपके छाती के बाहर एक जगह ट्यूमर जाके बैठा हुआ है। तो ये 15 से 20% केसेज़ में ऐसा होता है कि अ, हमें एक एडिशनल साइट मिल जाती है कि ये फैल गया है। तो इन पेशेंट्स में
अगर आपने पेट स्कैन नहीं किया होता और पेशेंट का इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया जाता है कि पेशेंट का हमने एक लंग निकाल दिया है, अब पेशेंट को आगे अपनी जिंदगी एक लंग पे जीनी है, पर ये कैंसर जो आपका दूसरी जगह फैल चुका था, ये हम हमारी जो नॉर्मल इमेजिंग थी उस पे हम देख ही नहीं पाए थे। तो इतना बड़ा ऑपरेशन करना हमारा व्यर्थ हो गया, क्योंकि ये कैंसर तो वापस यहाँ से फैल जाएगा। तो पेट स्कैन करके हमें जो ये होता है कि ये 10 से 15 या 15 से 20% केसेस में हम जो इतना बड़ा ऑपरेशन है ये अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन करके भी पेशेंट को अपनी लाइफ वापस स्टार्ट करना एक बहुत डिफिकल्ट होता है, एक लंग पे जिंदगी स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और अगर इसका इतना बड़ा ऑपरेशन करने के बाद वापस कैंसर फैल गया है, वापस ये कर गया, तो ये पेशेंट के लिए ही एक नुकसान है, क्योंकि उनको इतना सारे मॉर्बिडिटी के साथ अब आगे का अपनी जिंदगी देखनी पड़ेगी। Dr. Yash, तो ये हो गया sorry, हाँ। Dr. Yash, we have just 2 more minutes. तो उसके बाद क्वेश्चंस लेंगे, Yeah. फिर देन डॉक्टर अजय हैज टू जी, तो थोड़ा सा सो नाउ बच गया एमआरआई और सोनोग्राफी। तो एमआरआई जो होता है वो उसका इतना ज्यादा जो हमारा प्राइमरी ट्यूमर होता है फेफड़े के लिए एमआरआई का इतना कुछ रोल होता नहीं है। हम एमआरआई लंग कैंसर के पेशेंट को इसीलिए करने के लिए कहते हैं, क्योंकि हमें देखना है कि क्या ये लंग का जो कैंसर है, क्या ये इसके मस्तिष्क में फैल गया है या नहीं फैला है। मस्तिष्क में फैल गया या नहीं फैला है, इसके लिए एमआरआई सबसे अच्छा है, क्योंकि एमआरआई हमें एक तो बहुत अच्छी तस्वीर देता है, और छोटे छोटे जो अगर छोटे छोटे घाव भी है तो वो भी ये पिक कर लेता है। और इसके अलावा एमआरआई जब पेशेंट को अगर उसके मस्तिष्क में कैंसर फैल गया है तो पेशेंट को रेडिएशन देना पड़ेगा, या कभी कभी अगर एक ही जगह घाव है तो उसको सर्जरी करके निकालना पड़ेगा। तो सर्जिकल प्लानिंग के लिए और जो हमें रेडिएशन उस प्लानिंग के लिए भी एमआरआई बहुत आवश्यक होता है। इसलिए एमआरआई को लंग कैंसर में हमें करना पड़ता है। सारे पेशेंट्स में इसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन स्टेज 3 स्टेज 4 लंग कैंसर्स में हमें एमआरआई करना पड़ता है। या अगर पेशेंट को कुछ ऐसे सिम्टम्स है जिससे लग रहा है कि पेशेंट के मस्तिष्क में ये फैल गया है, तब हमें एमआरआई की करने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा एमआरआई अगर आपके लंग के ऊपरी हिस्से में कैंसर है, एकदम चोटी की तरफ कैंसर है, तो इस रीजन में बहुत सारी आपकी क्या ब्लड वेसल्स होती हैं, कुछ तंत्रिकाएं होती है जो हमारे हाथ को सप्लाई करती हैं। तो इस रीजन में अगर आपका ट्यूमर है और अगर सर्जन चाहता है कि वो ऑपरेट करे इसे, तो यहाँ पे हमें एमआरआई करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इसको ये एरिया को हमें ध्यान से देखना पड़ता है, ताकि जो हमारी हाथ में खून की जो ब्लड वेसल्स है या जो तंत्रिकाएं हैं उसे डैमेज ना हो, ताकि इसके प्लानिंग के लिए भी एमआरआई की जरूरत होती है। और इसके अलावा सोनोग्राफी की बात की जाए तो सोनोग्राफी का इतना कोई कुछ रोल होता नहीं है हमारे फेफड़े के कैंसर को देखने के लिए, लेकिन सोनोग्राफी कभी कभी की जाती है अगर आपके मान लो पेशेंट को लंग कैंसर है लेकिन गले में गांठ आ गई हो, या आपके पेट की तरफ कोई लिवर में कोई गांठ आ गई हो, तो ये देखने के लिए कि ये गांठ क्या है और इसमें से अगर हमें एक सुई डाल के सैंपल लेना है, तो इसके लिए सोनोग्राफी काम आती है कि अगर आपके गले में यहाँ पे कुछ गांठ आ गई हो, ये कैंसर है या नहीं है ये पता करने के लिए एक सोनोग्राफी करके देखते हैं, और उसी सेटिंग में सेम सोनोग्राफी के सेटिंग में ही एक सुई डाल के वहां से सैंपल लेके देख लेते हैं कि इसमें कैंसर है या नहीं। तो ये होता है सोनोग्राफी का रोल। इसके अलावा कभी कभी सोनोग्राफी द्वारा आपके अगर छाती में पानी भर जाता है, एक सोनोग्राफी के गाइडेंस में एक ट्यूब डाल के हम पानी को निकाला जाता है, तो ये भी एक सोनोग्राफी का काम होता है। पर ऐसा स्टेजिंग में या रिस्पांस देखने के लिए या उस सब में सोनोग्राफी का ऐसा कुछ रोल होता नहीं। थैंक यू डॉक्टर यश, आपने बहुत अच्छी से समझाया। मेरे बहुत सारे प्रश्न थे जिनका उत्तर आपने पहले ही दे दिया, सो थैंक यू सो मच। एंड आई एम श्योर हमारे पेशेंट्स काफी इमेजिंग के बारे में जाने होंगे। कुछ प्रश्न है पेशेंट्स के आपके लिए डॉक्टर यश। एक सुरेश जी पूछ रहे हैं, हाउ फ्रीक्वेंट वी कैन हैव पेट सीटी स्कैन एंड ब्रेन स्कैन? पेट सीटी स्कैन है, ब्रेन स्कैन
आई थिंक Means MR जी yeah. So पेट स्कैन जो है ये एक्चुअली हम किस चीज के लिए कर रहे हैं इसके ऊपर निर्भर करता है कि हमें कितना फ्रीक्वेंटली करना है। जैसे कि सपोज आपका लंग कैंसर था, इसको हमने रेडिएशन दे के जला दिया है, तो अब पेशेंट को रेडिएशन खत्म होने के 3 महीने बाद हम एक पेट स्कैन करके देखते हैं। अगर ये पेट स्कैन पूरा साफ है तो फिर 6 महीने पे किया जाता है, 6 महीने पे भी अगर साफ है तो इसके बाद 1 साल पे किया जाता है, और अगर ये 1 साल पे भी साफ है तो उसके बाद जरूरत नहीं होती है। इसके बाद पेशेंट को क्लिनिकल फॉलोअप पे रखा जाता है, या अगर पेशेंट को कुछ सिम्टम आते हैं तो कभी एक्सरे कर लिया जाता है बीच में। जी अगर पेशेंट का सपोज पेशेंट को कैंसर फैला हुआ है और पेशेंट कीमोथेरेपी पे है, तो कीमोथेरेपी लेने के इसमें जनरली 3 महीने के गैप पे पेट स्कैन किए जाते हैं। जी थैंक यू डॉक्टर यश। अब डॉक्टर अमीन पूछ रहे हैं, once we confirm metastatic lung cancer has once the lung cancer has metastasized to the bone, is it compulsory we should go for bone biopsy in order to rule out bone metastasis, or PET scan is enough? सो द थिंग इज कि यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि क्या ये सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे हड्डी में ये फैला है। अगर आपका लंग कैंसर छोड़ के ये सिर्फ एक ही जगह है जो पेट स्कैन दिखा रहा है हड्डी में, तो यहाँ पे आपको बायोप्सी करके प्रूव करना पड़ेगा कि ये लंग कैंसर है, क्योंकि इन दोनों को हम जिसे M1B डिजीज कहते हैं, तो ये दोनों को ट्रीट किया जा सकता है और पेशेंट को एक क्यूरेटिव इंटेंट से ट्रीट किया जा सकता है इस सेटिंग में। पर अगर पेट स्कैन आपको दिखा दे रहा है कि ये तो बहुत सारी हड्डियों में फैला है और हड्डी के अलावा भी बाकी ऑर्गन्स में फैल गया है, तो आपको हड्डी से अलग से बायोप्सी लेने की जरूरत नहीं। जी एक आई थिंक रमेश जी का प्रश्न है, आप मेटाबॉलिक एक्टिविटी की बात कर रहे थे डॉक्टर यश, तो उन्होंने पूछा है, इज ओनली कैंसर सेल बिहेव लाइक दिस और एनी अदर सेल कैन आल्सो डू दिस रिएक्शन? आई थिंक आप जी हाँ, तो ये अच्छा सवाल है काफी। तो इसमें ऐसा होता है कि जो आपके बाकी ऑर्गन्स है, तो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो ग्लूकोज को अलग अलग प्रमाण में यूज करते हैं। तो इसमें इन्फेक्शन जो होते हैं, इन्फेक्शन भी ग्लूकोज को यूज करता है, जैसे टीबी भी ग्लूकोज को यूज करता है। कभी कभी और कोई इन्फेक्शन हो जाए वो भी ग्लूकोज को यूज करता है, और इसके अलावा कैंसर भी यूज करता है। पर फर्क ये है कि कैंसर ग्लूकोज को इतने ज्यादा लेवल में यूज करता है कि जो इन्फेक्शन से में होता है, कम लेवल में होता है। तो ये एक तरीका होता है डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये क्या ये कैंसर है या ये कुछ इन्फेक्शन है। इसके अलावा हमारे पास सीटी स्कैन तो है ही। सीटी स्कैन भी हमें सपोर्टिव इंफॉर्मेशन देता है कि ये सीटी स्कैन में देख के लग रहा है कि ये इन्फेक्शन जैसा है। साथ ही साथ इसके पेट में भी देख के लग रहा है कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म उतना ज्यादा नहीं है कैंसर जितना, तो ये इसका इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा है। तो ये पेट और सीटी दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। और मेरे 2 प्रश्न हैं डॉक्टर यश। हाँ। एक तो जब पेशेंट्स अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और पेट स्कैन की बात होती है, फॉलो अप स्कैन की बात होती है, तो जनरली ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि अगर पिछला स्कैन पेट था तो इस बार भी पेट कराइए, पिछला सीटी था तो इस बार भी सीटी कराइए। ये किस लिए बोलते हैं डॉक्टर यश? हाँ, तो ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि मान लीजिए हमारे पास एक ट्यूमर था जिसको हमने अभी तक कोई ट्रीटमेंट दिया नहीं है, ठीक है। तो अब आपने इसको कीमोथेरेपी दे दिया है, और अब कीमोथेरेपी होने के बाद आए हैं रिस्पांस कराने के लिए। अब हमने पेट स्कैन किया है। अब हमें पेट स्कैन ये दिखा रहा है कि आपका ट्यूमर का साइज इतना है और इसका ग्लूकोज लेने का प्रमाण मान लीजिए 10 है अभी, ठीक है। अब हमें ये बताने का कोई तरीका नहीं है, अगर हमारे पास कीमोथेरेपी स्टार्ट करने पहले का पेट स्कैन नहीं है तो हमारे पास ये बताने का कोई तरीका ही नहीं है कि ये पहले इसका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कितना था या पहले इसका साइज कितना था। अगर आप पहले सिर्फ साइज कर लेते, अगर आप पहले सिर्फ सीटी स्कैन कर लेते हैं तो हम बता देंगे कि ठीक है, ये पहले 2 सेंटीमीटर का था, अब ये 1.5 सेंटीमीटर का हो गया है, ठीक है। पर इसका ग्लूकोज का क्या हुआ? अब इस समय में पोस्ट कीमोथेरेपी ये ग्लूकोज 10 ही ले रहा है। अगर हो सकता था कि पहले भी ये 10 ही ले रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट इतना रिस्पॉन्ड नहीं किया है कीमोथेरेपी को। पर सपोज हमने पहले पेट स्कैन किया था और उसमें ये बता रहा है कि नहीं, पहले तो ये 100 था, अब ये 100 से 10 हो गया है,
इसका मतलब आपकी कीमोथेरेपी बहुत अच्छी काम कर रही है। तो अगर आपके पास एक प्री कीमो और एक पोस्ट कीमो पेट नहीं है, तो आप ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में जो चेंज हुआ है वो आप बता ही नहीं सकते। तो इसलिए पेशेंट को यही कहा जाता है कि अगर आप पहले आपने पेट कराया है तो अभी भी आप पेट कराइए, या अगर आपने पहले सीटी कराया है तो अब आप सीटी पे ही चला सकते हैं काम। अब पेट स्कैन करके आपको, या तो अगर ऐसा है कि हम अब पेट करा के और 2 साइकिल होने के बाद हम फिर से पेट कराने वाले हैं, तो उस सेटिंग में भी आप पेट करा सकते हैं कि अगर आप आगे पेट स्कैन यूज करेंगे तो।